वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का एपिसोड 11 में। तो कहानी की शुरुआत में माइकी बढ़ता है आइजाना के पास और कहता है चलो अब इस सबको ख़त्म करते हैं भाई। तो जहाँ है ये आमना सामना तोमान गैंग और तेंजुकु के बेस्ट फाइटर्स का आपस में, और जिनको देख रहे ताकेमिची से पूछता ड्रैकन कि तुम फ्यूचर से आए हो। ये सब सुनने में बिल्कुल बकवास लगता है, पर मैंने देखा है कि तुम हर बार कितनी जद्दोजहद करते हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माइकी और मैं तुम्हारे हाथ बनेंगे, तो अचीव करो वो जो तुम यहाँ अचीव करने आए हो। अब जहाँ आइजाना माइकी से पूछता है कि तुम रिकवर कैसे हुए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ माइकी उसकी बातों को सुनकर याद करता शिनिचिरो और एमा की मेमोरी अपने साथ की, जिससे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो जाता है पर फिर भी खुद को संभाले हुए होता है माइकी, और अपना वार करता है आइजाना के ऊपर। पर आइजाना को उससे बिल्कुल कुछ नहीं होता, जिसका एक और वार भी वो काउंटर कर लेता है, और ऐसा ही एक और वार वो अपने पैरों से ही रोक देता है। पर उसके मूव से वो समझ पाता है कि क्यों उसको इनविंसिबल कहा जाता है। जहाँ माइकी एक और वार करता है लेकिन वो उस वार को रोक कर उस पर अपना वार कर देता है, जिससे माइकी धराशायी हो जाता है, जो सबको हैरान कर देता है कि आखिर कैसे माइकी कैसे हार सकता है। जहाँ आगे आइजाना कहता है कि मैंने हर एक चीज़ को अपनी प्योर स्ट्रेंथ से मसल दिया है, और अब जब हमारा प्लान खराब हो ही चुका है तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर माइकी अभी हारा नहीं होता, जो दोबारा खड़ा होकर भागते हुए उसकी तरफ जाता है और अपना वार करता है, जिसको दोबारा काउंटर कर लेता है क्योंकि वो सारे वार भाप सकता है माइकी के, जिस वजह से वो माइकी से ज़्यादा पावरफुल है फिलहाल। और अपना घूसा मारता है माइकी को, जिस घूसे का इफेक्ट माइकी के ऊपर दिखता ज़रूर है लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं होता। जहाँ आगे माइकी आइजाना से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे, और वो पूछता है कि तुमने एमा को क्यों मारा। पर वो जाने से पहले हम बढ़ते हैं आइजाना के फ्लैशबैक में, जहाँ आइजाना और काको-चान साथ में टैजो खेल रहे होते हैं, जिस दौरान वहाँ कोई मिलने आता है आइजाना से। जहाँ आइजाना को लगा कि वो उसकी मॉम हो सकती है, जैसा सोच के वो काफ़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ता है, लेकिन जिससे वो मिलता है वो होता है उसका बड़ा भाई। जहाँ आइजाना को हमेशा से एक बड़ा भाई चाहिए था, और अभी जहाँ उससे उसका बड़ा भाई मिलने आया होता है, जो उसे तैयार करता है एक बाइक राइड के लिए। जिन दोनों को काको-चान चुप चुप के देख रहा होता है, जिससे पूछता भी है शिनिचिरो कि क्या वो ज्वाइन करना चाहेगा, पर वो मना कर देता है। जहाँ आगे सफ़र शुरू होता है उन दोनों का, और जिस सफ़र और बाइक राइड को एंजॉय कर रहा होता है आइजाना, जहाँ शिनिचिरो कई सारी चीज़ें और सिखाता है आइजाना कुरोकावा को, जो उसके साथ रहकर कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है और उन सब की लुत्फ उठाता है, जो वॉशरूम में जाकर ड्रेस और हेयर स्टाइल भी सीखता है। और जहाँ आगे सांजिरो देता है एक लाइटर आइजाना को, जिसे वो उसको अपने हाथ में पकड़ने के लिए कहता है, जो काफ़ी हद तक शायद एक भरोसा या वादा रिप्रेजेंट करता है। तो उसके साथ किए हुए मज़े के बारे में डिस्कस करता है वो काको-चान से, जहाँ वो उससे मिलके काफ़ी खुश है। जहाँ शिनिचिरो जल्दी उसको उसकी बहन से भी मिलवाएगा, पर उस सब के दौरान भी एक अजीब सी खामोशी थी आइजाना के आसपास, जो वो छुपाए हुए था, और वो चाहता था कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही रहे। जहाँ आइजाना दोबारा राइड पर निकलता है शिनिचिरो के साथ, जिसने उसको सिखाया था बाइक्स के बारे में, कैसे लड़ते हैं इस बारे में, और दूसरों को परेशान करने के बारे में भी, उसके फैशन और हेयर स्टाइल के बारे में भी, साथ ही कैसे मुस्कुराते हैं ये भी उसको शिनिचिरो ने सिखाया था। पर खैर आगे आइजाना थोड़ा रूड हो जाता है, जो बड़े होने पर काको-चान की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और बढ़ता है वो बाइक लिए आगे मिलने शिनिचिरो से, जहाँ वो इनवाइट करता शिनिचिरो को एक बाइक राइड के लिए। जहाँ वो भले रूड था और इग्नोर किया उसने काको-चान को, पर उसी समय के आसपास उसको वेल मिली थी और वो आज़ाद हुआ था जेल से। तो जिस बाइक राइड के दौरान आइजाना पूछ लेता है सांजिरो से उसकी गैंग ब्लैक ड्रैगन को टेक ओवर करने के बारे में, जहाँ वो बनना चाहता है अगला लीडर ब्लैक ड्रैगन का, जिस पर शिनिचिरो कहता है कि वो खुद उससे इस बारे में पूछने वाला था। अच्छा वो उसने उससे पूछा, जहाँ शिनिचिरो हमेशा से चाहता था कि ये गैंग आगे पास ऑन हो और मेरे सिबलिंग्स इसको संभाले, पहले तुम और फिर उसके बाद मांजिरो भी। जहाँ मांजिरो का नाम सुनते ही कुछ कुछ होने लग जाता है आइजाना को, जिसका सर घूमने लगता है और वो कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसके हिसाब से शिनिचिरो सिर्फ और सिर्फ उसका ही बड़ा भाई होना चाहिए था। जो बात उसे काफ़ी तक चिढ़ाती है माइकी से, जिस बारे में वो आगे बताना शुरू करता है माइकी को कि शिनिचिरो एक ऐसा बड़ा भाई नहीं बन पाया जो सिर्फ मेरा बड़ा भाई हो, और फिर तुम्हारे गैंग मेंबर ने उसको मार दिया, और अब मैं तुम्हें राख में मिलाऊंगा और तुम्हें अपना शिनिचिरो बनाऊंगा, तो अब बस जल्दी से खोखले हो जाओ और सिर्फ मेरी सुनो। जिस पर माइकी उससे पूछता है तो क्या यही रीज़न था
एमा को मारने का। जो सुन के आइजाना उसको पीछे धकेलता है और एक लात मारता है और कहता है उससे कि तुम थे वो रीजन मांजिरो कि मैंने सब कुछ खोया, तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया और अब मैं तुम्हें मारूंगा। तो जिस पर उसका फैसला पहले से बदल चुका होता है और अब वो माइकी को मारने वाला है। जिस पर माइकी अपने फ्लैशबैक में खो जाता है, जिस फ्लैशबैक में शिनिचिरो उससे पूछता है कि माइकी तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर तुम्हारा एक और बड़ा भाई हो। पर उस जवाब से पहले हम बढ़ते इस फाइट की ओर जहाँ और पीटता है आइजाना माइकी को। जो देख ताकेमिची भी सोचता है कि माइकी का अल्टीमेट वार जो कि उसकी लात थी उसे काउंटर करके आइजाना उसका सामना कर रहा है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं कि माइकी कैसे हार सकता है। जहाँ ताकेमिची को लगता है इसके पीछे एमा का मरना रीज़न होगा, पर ड्रैगन क्लियर करता है कि नहीं, ये दिखाता है कि इतना टफ है आइजाना भी। जिसे देख तेंजुके वाले काफी हद तक खुश हो रहे होते हैं कि माइकी का तोड़ उन्हें मिल चुका है, माइकी इतना पावरफुल नहीं है। जिस पर काकुचन बताता है उसकी शक्ति के पीछे का राज जो है अकेलापन। जहाँ पास्ट का कोई इंसिडेंट सामने आता है जब वो 12 साल का था और उसे कुछ लोगों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया था, जिन्होंने उस पर कोई रहम नहीं दिखाई। जिसके हाथ में शिनिचिरो का दिया हुआ लाइटर था जो उसके हाथ से छूट जाता है, जिस चीज को वो वहां गिरा देख कर तोड़ देते हैं। जहाँ आइजाना उस लाइटर के टुकड़ों को बटोरता है, पर वो उस समय भी नहीं रुकते जो उसको उसके बावजूद पीटना शुरू करते हैं। जिसके बाद आइजाना हॉस्पिटलाइज हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा रिकवर होता है तो वो दोबारा उन सबसे मिलता है और हर किसी को मार मार के परमानेंटली विकलांग बना देता है। और वो आखिर में मिलता है उनके लीडर से, पर उसे वो डिसेबल नहीं बनाता। जिसे कहता है कि तुम्हारे चाहने वाले या जिसे भी तुम चाहोगे, तुम्हारे फैमिली या फ्रेंड, मैं हर किसी को डिसेबल कर दूंगा। जिसके कुछ दिनों बाद उस गैंग के लीडर ने सुसाइड कर लिया। जहां आइजाना के अंदर ये समझ कम थी कि वो अपने आप को रोक ले एक लिमिट के बाद, वरना वो किसी को मार सकता है, जिस वजह से वो हमेशा से खतरनाक रहा था। पर उस इंसिडेंट के बाद वो झिझक पूरी तरह से खो देता है और अब वो किसी को भी मार सकता है। पर जहाँ आइजाना ये सब नहीं चाहता था, वो खुद खोखला हो चुका था शिनिचिरो के मरने के बाद, जो अकेला डिप्रेस कहीं बैठा हुआ था, जिससे मिलता है किसाकी तुम्हारी तरह शक्तिशाली बंदा इतना कमजोर कैसे हो गया, क्या तुम अब भी डिप्रेस अपने भाई के मरने से। आइजाना खुरोकावा, जिसको दोबारा बदल कर इस तरह से बना दिया किसाकी ने, जहां वो लड़ रहा है और हरा रहा है माइकी को ये पूछते हुए कि क्या सच में ये इनविंसिबल माइकी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जहाँ माइकी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है अकेलापन नहीं तुम्हारी शक्तियाँ है ना, पर तुम्हारे पास तुम्हारी टीम है जो तुम्हारे लिए लड़ती है। जिस पर हंसकर आइजाना कहता है वो मेरे लिए लड़ते हैं, नहीं गलत, वो मेरा इस्तेमाल करते हैं विशियस जनरेशन के सिंबल के तौर पर। और उसके बाद कई सारे वार करता है माइकी के ऊपर, जिसको माइकी रोक लेता है। जहाँ आइजाना और भी वार करते हुए उसको कह रहा होता है कि हम है विशियस जनरेशन, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम साथ मिलकर काम जरूर करते हैं लेकिन साथ नहीं होते, हमारे बीच दोस्ती नहीं होती, हम तुम्हारे गैंग वालों की तरह खेल खेल में नहीं चलते। पर इस बार इनका मुकाबला काफी तक अलग होता है, जहाँ उसके वार इतने इफेक्ट नहीं कर रहे होते माइकी के ऊपर, क्योंकि माइकी ने उस पर कई सारे वार किए हैं और उसके हाथ पैर शायद अब तक जवाब दे चुके होंगे और इफेक्टिव वार करने के लिए। और वैसे माइकी आगे उससे पूछता है कि तुम कितने समय तक और ये मानोगे कि तुम अकेले हो। जिस पर वो कहता है कि शिनिचिरो और एमा दोनों मारे जा चुके हैं, क्या तुम अकेले नहीं हो। जिसके साथ वो एक वार करता है माइकी के ऊपर, जिसको वो रोक लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास अब भी एक छोटा भाई है। जहाँ हम उस सवाल के फ्लैशबैक में वापस बढ़ते हैं जो पूछा था शिनिचिरो ने माइकी से, जिसके जवाब में माइकी कहता है कि हाँ, अगर मेरा कोई और बड़ा भाई हो तो मुझे वो भी पसंद होगा। और साथ ही बाद में माइकी ने कई सारी चिट्ठियां पढ़ी थी आइजाना की, जो उसने शिनिचिरो को लिखी थी। जहाँ यह माइकी आइजाना से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जहाँ आइजाना इसके बावजूद भी उस पर हमला करता है, जिस हमले को वो डॉज कर लेता है और एक वार करता है। इसके बाद माइकी आइजाना के ऊपर ये कहते हुए कि तुम अब मुझ पर हमला नहीं कर पाओगे। तो एक घुसे के बाद वो मारता अपना स्पेशल लात, जिससे वो नीचे गिर जाता है और लगता है कि वो नॉकआउट हो चुका होगा, लेकिन वो उसको झेल कर भी खून से लथपथ होकर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। जो उन वारों की तारीफ करते हुए माइकी भी वार करने जा रहा होता है, लेकिन माइकी उन सबको काउंटर करके उसको मारता है और कहता है कि तुम्हें किसने ऐसा सोचने लायक बनाया, अगर तुमने जरा भी अपना दिल खोल के देखा होता तो तुम पाते कि एमा और मैं तुम्हें अपना लेते। जहाँ फ्लैशबैक आता है आइजाना को एमा का, और माइकी आगे कहता है हम लोग भाई बहन हैं, फिर हम क्यों लड़ रहे हैं। जिस पल आइजाना को अपना किया हुआ वादा याद आता है एमा को कि वो दोबारा मिलने की बात कर रहे थे, और माही गुस्से मुझसे पूछता है क्यों क्यों आइजाना। जिस पर उसको याद आती है बिल्कुल शिनिचिरो के, जिसने भी उससे यही पूछा था, और वो माइकी को कहता है चुप हो जाओ। पर इस सब के बावजूद भी माइकी का बोलबाला होता है
और उसके वारों के आगे उसकी एक नहीं चलती। जो हारते हुए ये देख पाता है कि शिनिचिरो और एमा माइकी की साइड में खड़े हैं और उनसे पूछता है वो कि तुम उसकी तरफ क्यों हो। जिस पर फ्रस्ट्रेट होकर भागकर पहुंचता है किसाकी के पास और उससे गन छीन के तान देता है उसको माइकी की ओर, जो कहता है मेरे पास हारने के लिए और कुछ नहीं है, और अगर मैं ये फाइट भी हार गया तो मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। जहां आइजन अपनी मॉम की बात याद करता है जिन्होंने उसे कहा था कि तुम अब अपने भरोसे रहोगे, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिसे देख पीछे से चीफ हुआ चिल्लाता है कि गन का इस्तेमाल करना गलत है, तुम किसाकी से बेहतर हो। पर आइजना के दिमाग में चल रहा है कि वो सब कुछ हार जाएगा जिसके लिए उसे मारना पड़ेगा माइकी को। जहां माइकी कहता है कि अगर तुम्हें उसी से खुशी मिलेगी तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। जहाँ ड्रैकन भी उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन पर जहाँ आइजाना के हाथ कांपते हैं गोली चलाते हुए, जिसको ऐसा करने से पूरी तरह से रोक देता है काकू चान उसके हाथ से बंदूक गिराकर, जो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम हार चुके हैं। जिस पर अचानक से कुछ महसूस करता है आइजाना, और फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है एक नौकर अपने राजा को आदेश देगा। जिसके आगे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता काकू चैन। जिसके बाद हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में काकू चैन और आइजाना की। जब पहली बार मिलता है आइजाना काकू चैन से और उसके इस कार की तारीफ करता है, पर उस समय काकू चैन कुछ बना रहा होता है जिस बारे में उससे पूछता है कि वो क्या बना रहा है। जो कहता है वो अपने मॉम डैड के लिए उनकी कवर बना रहा है। वो दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए, पर उसको इस कार कैसे मिले जिस बारे में पूछता है उससे आइजाना। पर वो उसकी बातों में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता और कहता है अगर तुम मुझसे बात करोगे तो तुम भी परेशान किए जाओगे। जहाँ आइजाना उसके बनाए हुए कवर को अपने पैरों से तोड़कर उसे उसके कॉलर से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और कहता है जो मर गए उन्हें भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे और अब तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है, तो तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, समझे। पर आइजाना उसको जीने का एक और चांस देगा और आज से वो उसका राजा है और काकुचो उसका नौकर। और वैसे काकुचो काफी हद तक डिप्रेस्ड था और वो आज सुसाइड करने वाला था, पर कहीं ना कहीं आइजाना की वजह से उसको दोबारा जीने की चाह मिली, भले ही ये बहुत गलत तरीके से हो रहा था, जिस वजह से वो उसको आज तक फॉलो कर रहा था और वो उसके लिए मर भी सकता है। और इसलिए वो चाहता है कि वो शर्मनाक चीज यहीं रोक दे, ऐसा और ना करे। जहां वो उसको इस तरह से डेस्परेट नहीं देखना चाहता। जिसकी बात सुन आगे बढ़ता है आइजाना और कहता अपने बाकी साथियों से कि तुम ये क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से उसे मार दो। पर काकुचन दोबारा से पकड़ के कहता है आइजाना तुम समझ क्यों नहीं रहे, तुम एक ड्यूअल में आ रही हो, एक ड्यूअल दो गैंग के लीडर्स के बीच में। पर जहाँ आइजाना कहता है कि मैं और लड़ूंगा, पर तेंजुको हार चुका है। जिन दोनों की बहस में काकुचन को चुप रहने के लिए कहता है आइजाना चिल्लाकर, और तभी किसाकी पीछे से गोली चलाता है और खून बिखरता है आइजाना के चेहरे पर। तो वो गोली लगती काकुचो के पीठ पर, जिसका खून बिखर कर गिरता है आइजाना के चेहरे पर, जिसे किसाकी कहता है कि तुम बस एक सर दर्द हो। तो अब क्या होगा आगे, और किसाकी ने इसको इतनी आसानी से क्यों मार दिया, वो ताकीमिची को क्यों नहीं मार पाया, क्या है कनेक्शन ताकीमिची से किसाकी का, शायद जिस बारे में भी आगे हम जान पाएंगे। और कैसे कुछ परिवर्तन आएगा आइजाना के दिल में, दिमाग में या जहन में, या वो पहले की तरह सनकी रहेगा, और अगली गोली का शिकार कौन होगा। तो खैर वो आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का एपिसोड 12 में। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।